हेलो बच्चों। आज की क्लास में हम क्लास 11th केमिस्ट्री के रासायनिक विज्ञान के कुछ मूल अवधारणाओं के वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन हल करेंगे जो आपके वार्षिक परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इस अध्याय की हम महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ देखेंगे और आपके वार्षिक पेपर में जो वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन है यहीं से आने की पूर्ण संभावना है। तो आप वीडियो को देखते रहें ध्यान से। आइए स्टार्ट करते हैं। पहला है 0.00300 में सार्थक अंकों की संख्या होती है। तो इनमें आपको बताना है कि कितने सार्थक अंक होंगे। तो इसमें आप देख रहे हैं कि कितने सार्थक अंक होंगे। यहाँ पे इसके जो आंसर होगा वो डी होगा। इसमें 3 सार्थक अंक होंगे। कितने हैं सार्थक अंक? 3 सार्थक अंक होंगे। आइए अगला देखते हैं हम। आधुनिक रसायन विज्ञान के पिता कहलाते हैं। तो इनमें से आधुनिक रसायन विज्ञान के पिता किसको माना गया है? तो बताना है आपको कि आधुनिक रसायन विज्ञान के पिता किसको माना है। तो इसका आंसर बी होगा। जो आधुनिक रसायन विज्ञान के पिता हैं वो लेवोजियर हैं। कौन से? लेवोजियर जो हैं वो आधुनिक रसायन विज्ञान के पिता माने जाते हैं। आइए अगला देखते हैं हम। अगला है निम्न में से किस यौगिक का मोलर द्रव्यमान 44 ग्राम मोल -1 होता है? तो इनमें से किसका मोलर द्रव्यमान जो है वो 44 ग्राम मोल -1 होता है? तो आपको बताना है किसका द्रव्यमान 44 ग्राम मोल -1 होता है। तो वो होगा CO2 का जो है वो मोलर द्रव्यमान 44 ग्राम मोल -1 होगा। आइए अगला देखते हैं। एसटीपी पर 22.4 लीटर CO2 का द्रव्यमान होता है। तो 22.4 L CO2 का जो द्रव्यमान है वो कितना होगा? आपको बताना है किस पर? एसटीपी पर। तो एसटीपी पर जो है वो कितना होता है? अभी हम पढ़ चुके हैं ऊपर 44 ग्राम। कितना? 44 ग्राम जो है CO2 का द्रव्यमान होता है। आइए अगला देखते हैं। 1.6 ग्राम मेथेन। मेथेन का फॉर्मूला होता है CH4 के पूर्ण दहन से उत्पन्न CO2 की मात्रा होगी। तो 1.6 ग्राम मेथेन के जो दहन से कितनी CO2 की मात्रा उत्सर्जित होती है, निकलती है? तो इसका आंसर है आपका 4.4 ग्राम CO2 की मात्रा निकलती है। किसके? मीथेन के पूर्ण दहन से कितनी CO2 निकलती है? 4.4 ग्राम CO2 निकलती है। आइए अगला देखते हैं कि 14 ग्राम नाइट्रोजन गैस का NHP पर आयतन होगा। तो कितना? 14 ग्राम नाइट्रोजन गैस का NTP पर आयतन होगा। तो इसका आंसर अपना होगा 11.2 L जो है इसका आयतन होगा। कितना? 11.2 L आयतन होगा NTP पर। कितना? 14 ग्राम नाइट्रोजन गैस का। ये अगला है 7 ग्राम नाइट्रोजन गैस का NTP पर आयतन कितना होगा? अभी हमसे पूछा गया था 14 ग्राम का, अब पूछा गया है 7 ग्राम का। तो 7 ग्राम पर होगा। 14 पर हो रहा है 11.2, तो 7 ग्राम पर कितना होगा? 5.6। कितना होगा? 5.6। तो इसका आंसर ये हो जाएगा 5.6। क्या होगा इसका आंसर? 5.6 हो जाएगा। आइए अगला देखते हैं। अगला हमारा है कि 1 मोल, क्या है? 1 मोल नाइट्रोजन गैस का सामान्य तापमान NTP पर बताइए। तो NTP पर जो ताप द्रव है NTP पर आयतन होगा किसका? 1 मोल नाइट्रोजन गैस का। तो बताना है 1 मोल नाइट्रोजन गैस का कितना होगा। तो इसका आंसर जो होगा अपना है 24.4 L। कितना होगा? 24.4 L होगा। आइए अगला है ऑक्सीजन के 16 ग्राम में अणुओं की संख्या उतनी ही होती है जितनी की। तो ऑक्सीजन के 16 ग्राम में अणुओं की संख्या उतनी ही होती है जितनी की 1 ग्राम H2O में होती है। कितनी है? 1 ग्राम H2O में जितनी होगी उतनी ही ऑक्सीजन की मात्रा 16 ग्राम में होगी। क्योंकि ऑक्सीजन की मात्रा तो हाइड्रोजन में निश्चित ही रहती है, उसके अनुपात में ही होती है। तो उतनी होगी जितनी की 1 ग्राम में होगी, उतनी ही 16 ग्राम में होगी। आइए अगला देखते हैं हम। अगला हमारा है, अगला है कि एक कार्बनिक यौगिक का मूलानुपाती सूत्र H2O है। कार्बनिक जो यौगिक है उसका मूलानुपाती सूत्र कितना है? H2O CH2 है। तो यौगिक के 1 मोल का द्रव्यमान 42 ग्राम है। तो इसका आणविक सूत्र बताना है। क्या बताना है हमें? इसका जो है वो हमें आणविक सूत्र बताना है। या आपसे दूसरा अथवा में क्वेश्चन पूछ सकते हैं इस प्रकार से कि यौगिक का मूलानुपाती सूत्र CO2 है, उसका ग्राम इसका ग्राम अणुभार 42 ग्राम है। तो इसका
अणुसूत्र होगा। तो इसका अणुसूत्र क्या होगा आपको बताना है। तो इसका जो अणुसूत्र है वो C3H6 होगा। क्या होगा? C3H6 बी आंसर इसका हो जाएगा। क्या होगा? C3H6 बी आंसर इसका होगा। आइए आगे देखते हैं। CO2 का अणुभार है। तो CO2 जो होती है गैस, उसका अणुभार कितना होता है आपको बताना है कि CO2 गैस का अणुभार कितना होता है। तो CO2 का जो अणुभार होता है वो 44 होता है। कितना होता है? 44 ग्राम होता है। आइए अगला है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.108 कितना है? 9.108 गुणे 10⁻⁻31 किलोग्राम है। तो इसमें सार्थक अंक होंगे। तो इसमें कितने सार्थक अंक हैं? क्योंकि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना है? 9.108 गुणे 10⁻⁻31 ग्राम है। तो इसमें हमें बताना है कि कितने सार्थक अंक होंगे। तो इसमें जो है वो 4 सार्थक अंक होंगे। कितने सार्थक अंक होंगे? 4 सार्थक अंक होंगे। आइए अगला देखते हैं हम। 0.0048 को वैज्ञानिक संकेत के रूप में लिखा जाएगा। कैसे लिखा जाएगा वैज्ञानिक संकेत के रूप में? आपको बताना है किसको हम वैज्ञानिक संकेत के रूप में किस टाइप से लिख सकते हैं। किसको? 0.0048 को वैज्ञानिक संकेत के रूप में हम किस प्रकार से लिख सकते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं 4.8 गुणे 10⁻⁻3। 4 गुणे 8 4.8 गुणे 10⁻⁻3। सी आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। कौन सा होगा? सी आंसर करेक्ट होगा। इसका आंसर होगा 4.8 गुणे 10⁻⁻3। आइए अगला देखते हैं हम। अगला हमारा है 22.4 लीटर H2 गैस है और 11.2 लीटर Cl2 गैस है। गैस STP पर मिलाए जाने पर HCl के मूलों की संख्या कितनी होगी? 22.4 लीटर H2 है और Cl2 है 11.2 लीटर। किस पे मिलाना है? STP पर हमें मिलाना है। तो HCl में जो अणुओं की संख्या है वो कितनी होगी? तो इसका आंसर आपका होगा जो है 1.4 मोल जो है वो इसमें अणुओं की संख्या होगी। HCl के अणुओं की संख्या कितनी होगी? 1.5 मोल। डी आंसर इसका होगा। 1.5 मोल अणुओं की संख्या होगी। आइए अगला देखते हैं हम। अगला हमारा है नाइट्रोजन के 5 ऑक्साइडों कौन कौन? NH N2O, NO, N2O3, N2O4, N2O5 का बनना किस नियम के अनुसार है? तो इनमें से बताना है किस नियम के अनुसार जे बनेंगे। तो देखो इसमें नियम जो लगेगा गुणित अनुपात का नियम लगेगा। कौन सा नियम लगेगा? गुणित अनुपात के नियम के हिसाब से जे बनेंगे 5 ऑक्साइड नाइट्रोजन के। आइए अगला है शुद्ध जल की मूलयता होती है। तो शुद्ध जल की जो मूलयता होती है वो कितनी होती है? आपको बताना है कि शुद्ध जल की जो मूलयता है वो कितनी होती है। तो शुद्ध जल की मूलयता है वो 55.6 मोल होती है। कितनी? शुद्ध जल की मूलयता कितनी होती है? 55.6 होती है। तो याद रखना है कि जो शुद्ध जल है उसकी मूलयता 55.6 होती है। आइए अगला देखेंगे। अगला है हमारा 1 मोल हाइड्रोजन परमाणु में हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या कितनी है? तो 1 मोल हाइड्रोजन परमाणु में हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या कितनी है? या हमसे अथवा में पूछा जा सकता है कि पदार्थ के 1 मोल में अणुओं की संख्या बताइए। तो पदार्थ के 1 मोल में जो अणुओं की संख्या है वो हो सकती है 6.023 गुणे 10⁻23 परमाणु। कितने? 20 का आंसर होगा कि 6.023 गुणे 10⁻23 परमाणु जो है वो मूलों की संख्या हो, वो अणुओं की संख्या हो, परमाणुओं की संख्या हो सकती है या हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या होगी। आइए हम खाली स्थान करते हैं हल। खाली स्थान देखेंगे तो पहला हमारा है वो देखिए प्राचीन काल। पहला है प्राचीन काल में रसायन का कार्य करने वाले व्यक्तियों को खाली स्थान नाम से पुकारा जाता है। तो जो प्राचीन काल है, पुराने काल है, उसमें जो रसायन विज्ञान का काम करते हैं तो रसायन का काम करने वालों को हम किस नाम से पुकारते थे? आपको बताना है। तो इसका आंसर होगा कीमियागर। क्या है? कीमियागर। इसका आंसर क्या है? कीमियागर। कीमियागर क्या कहलाते हैं? वो कीमियागर कहलाते
हैं। तो प्राचीन काल में जो रसायन विज्ञान का काम करते हैं वो कौन है? वो कीमियागर हैं। आइए दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं। दूसरा है द्रव के संरक्षण का नियम खाली स्थान ने दिया। तो जो द्रव के संरक्षण का नियम है वो किसने दिया था? तो बताना है आपको द्रव के संरक्षण का नियम किसने दिया था। तो इसका आंसर आपका होगा लोमोनोसोफ ने। किसने? लोमोनोसोफ ने। किसने? लोमोनोसोफ। लोमोनोसोफ ने जो है द्रव के संरक्षण का नियम दिया था। तो द्रव के संरक्षण का नियम किसने दिया था? लोमोनोसोफ ने। किसने? लोमोनोसोफ ने। आइए अगला हम देखेंगे। अगला है हमारा एवोगैड्रो संख्या का मान खाली स्थान होता है। तो एवोगैड्रो जो संख्या होती है उसका जो मान है वो कितना होता है? तो इसका आंसर अपना जो है वो होगा 6.023 गुणे 10 पे घातें 23। कितनी? 6.10 तो 6.023 गुणे 10 पे घात में 23 है जो एवोगैड्रो संख्या का मान होता है। तो कितना? 6.023 गुणे 10 पे घात में 23 होता है। आइए अगला है हमारा कि 12 GM कार्बन में परमाणुओं की संख्या खाली स्थान होती है। तो परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? जितनी जो एवोगैड्रो संख्या होती है उतनी परमाणु संख्या होती है। मतलब जो हमारी थी 6.023 गुणे 10 पे घातें 23। कितनी? 6.023 गुणे 10 पे घातें 23 जो है वो इसी में अणुओं की संख्या होगी। आइए अगला हम देखेंगे। अगला हमारा है कि पदार्थ के घनत्व का एसआई मात्रक खाली स्थान होता है। तो पदार्थ के घनत्व का जो एसआई मात्रक है वो कितना होगा आपको बताना है। तो वो होगा आपका केजी माने किलोग्राम प्रति मीटर क्यू। क्या होगा? किलोग्राम प्रति मीटर क्यू। किलोग्राम प्रति मीटर क्यू होगा पदार्थ का एसआई जो घनत्व है। पदार्थ के घनत्व का एसआई मात्रक होगा। अगला है 1 किलोग्राम बराबर खाली स्थान मिलीग्राम होता है। तो 1 किलोग्राम बराबर कितने मिलीग्राम होगा? 10 पे घातें 6 मिलीग्राम होगा। कितने? 1 किलोग्राम बराबर 10 पे घातें 6 मिलीग्राम होगा। आइए आगे देखते हैं। हमारे सही विकल्प आगे ही दिए गए हैं। तो आइए आगे अब आपको देखना है। अगला है हमारा अगला है 0.00300 में सार्थक अंगों की संख्या कितनी है? तो आपको इसकी सार्थक अंगों की संख्या बतानी है। तो हमें पता है कि इसमें सार्थक अंकों की जो संख्या होती है वो कितनी होती है? 3 होती है। तो इसमें सार्थक अंक कितने हैं? इसमें सार्थक जो अंक है वो कितने हैं? 3 हैं। आइए अगला देखते हैं। 1 मोल ऑक्सीजन गैस में अणुओं की संख्या कितनी होगी? तो 1 मोल ऑक्सीजन गैस में जो अणुओं की संख्या होती है वो कितनी होती है? 6.023 गुणे 10 पे घातें 23। 10 पे घातें 23 अणुओं की संख्या होगी। ये अगला देखते हैं। अगला हमारा है 1 लीटर जल में जल के मूलों की संख्या खाली स्थान होती है। तो 1 लीटर जल में जो जल के मूलों की संख्या है वो कितनी होगी? 55.55। कितनी होगी? 55.55 1 लीटर जल में जल के मूलों की संख्या होगी। आइए अगला देखेंगे हम। अगला हमारा है विलयन के 1 लीटर में उपस्थित विलेय के मूलों की संख्या को खाली स्थान हम कहते हैं। तो आपको पता होगा कि विलयन के 1 लीटर में उपस्थित विलेय के मूलों की संख्या को हम मूलरता कहते हैं। क्या कहेंगे? इसका आंसर आपका होगा मूलरता। मूलरता कहते हैं। तो मूलरता कहते हैं विलेय के 1 लीटर में उपस्थित जो विलायक के 1 लीटर में उपस्थित विलेय के मूलों की संख्या को मूलरता कहते हैं। तो इस प्रकार से हमने रिक्त स्थान हल कर लिए। आइए हम देखते हैं सत्य सत्य देखते हैं। हमारे पहला हमारा है विलायक के 1 किलोग्राम में उपस्थित विलेय के मूलों की संख्या को क्या मूलरता कहते हैं? तो इसका आंसर अभी देखा आपने कि विलायक के नहीं, यहाँ पे कहा गया था आपसे विलयन के। किसके? विलयन। तो हमारा पहला जो है वो असत्य हो जाएगा पहला, क्योंकि यहाँ पे जो कहा गया है जो विलायक के जो विलयन के, यहाँ पे विलायक की बात कर रहे हैं। यहाँ पे विलयन में के 1 लीटर में उपस्थित विलेय के मूल, यहाँ पे विलायक में उपस्थित 1 लीटर विलेय के मूल, इसलिए ये आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। पहला असत्य है। दूसरा हम देखेंगे कि डाल्टन के परमाणुवाद दिया था। डाल्टन ने कौन सा दिया था? परमाणुवाद दिया था क्या? तो इसका जो आंसर है वो आपको सत्य होगा, क्योंकि डाल्टन ने ही परमाणुवाद
का सिद्धांत दिया था। अगला, रासायनिक संयोग के 3 नियम होते हैं, तो ये गलत है। रासायनिक संयोग के 3 नियम नहीं होते हैं। हमने पढ़े हैं रासायनिक संयोग के जो नियम है वो द्रव्य अनुपात क्रिया का नियम, गुरुत्व अनुपात का नियम, तो बहुत सी 4-5 नियम होते हैं, लेकिन यहाँ पे कहा गया है 3 नियम होते हैं, इसलिए ये कैसा है, ये अपना असत्य हो जाएगा। आइए अगला है कि पोटेशियम के परमाणु क्रमांक कितना होता है? क्या 19 होता है? आपको बताना है पोटेशियम का जो परमाणु क्रमांक है वो 19 होता है। बिल्कुल सही है, 19 होता है। आइए अगला देखेंगे हम। अगला हमारा है कि एक मोल में कणों की संख्या, जिसे अवोगाद्रो स्थिरांक कहते हैं, इसे n डिग्री से व्यक्त करते हैं। क्या सत्य है? बिल्कुल असत्य है, इसको n डिग्री से व्यक्त नहीं कहते। अगला, विलयन में विलायक का मान तापमान परिवर्तन से परिवर्तित होता है, तो जी बिल्कुल सत्य है। अगर विलयन की मूलयता का मान तापमान परिवर्तन से परिवर्तित होता है तो नहीं होता है, तो बिल्कुल सही है, नहीं होता है। आइए अब सही जोड़ियां मिलाएंगे हम। पहला हमारा है कि गुरुत्व अनुपात का जो नियम है वो किसने दिया था? तो आपको बताना है कि जो गुरुत्व अनुपात का नियम है वो किसने दिया था, तो पता है जो गुरुत्व अनुपात का नियम है वो जॉन डाल्टन ने दिया था, तो पहले का क्या हो जाएगा? 5वां, जॉन डाल्टन। दूसरा हमारा जो है कि स्थिर अनुपात का नियम किसने दिया था? तो स्थिर अनुपात का नियम जो है वो प्राउस्ट ने दिया था, तो ये दूसरा हो जाएगा। तीसरा, तुल्य अनुपात का नियम है जो किसने दिया था? तो तुल्य अनुपात का जो नियम है आपका, ये किसने दिया था? तो ये तुल्य अनुपात का नियम है ये स्थिर ने दिया था। किसने? स्थिर ने दिया था। अगला है जो है गैसीय आयतन का नियम, जो है कौन सा? गैसीय आयतन का जो नियम है चौथा, गैसीय आयतन का नियम ये क्या है? ये गैल्यूसेक ने दिया था। गैसीय आयतन का नियम जो है वो गैल्यूसेक ने दिया था। अगला, एवोगैड्रो संख्या जो है वो क्या है? एवोगैड्रो संख्या की जो जोड़ी मिलेगी वो आपकी मिलेगी एवोगैड्रो से। एवोगैड्रो संख्या जो दी थी वो किसने दी थी? एवोगैड्रो ने दी थी। अगला छठवां है हमारा, द्रव्यमान संरक्षण का नियम जो है वो किसने दिया था? लेवोजियन ने दिया था। किसने? लेवोजियन ने दिया था। तो हमारी जोड़ियां सभी हो गई हैं। तो आइए हम आगे, अब फिर से हमें जोड़ियां मिली हैं, तो हम आइए फिर से जोड़ियां देखते हैं। तो हमारी अब फिर से जो जोड़ियां हैं, पहली है मूलता। तो अब मूलता की जोड़ी किससे मिलाएंगे? आप बताएं कि जो मूलता है उसकी जोड़ी आप किससे मिलाएंगे? तो हम देखेंगे जो मूलता है इसकी जोड़ी वो है, हम मिलाएंगे मूलता जो होती है उसको किसमें गिनते हैं? मोल प्रति लीटर माइनस 1 से जो इसको नापा जाता है। अगला, मूल अंश को क्या है? तो आप बताएंगे मूल अंश की जोड़ी क्या होगी? तो मूल अंश जो होता है वो इकाई रहित होती है। मूल अंश जो है वो कैसी है? इकाई रहित है। और तीसरी जो हमारी है मूल है, तो मूल को हम MOL कहते हैं, तो तीसरे की जोड़ी MOL हो जाएगी। तीसरी की जोड़ी जे हो गई है। पहले की जोड़ी आपकी कौन सी थी? जे है। दूसरे की जोड़ी कौन सी है? इकाई रहित हो गई। और तीसरी जो है, तीसरी हो गई हमारी। चौथी मूललता। मूललता को आप क्या कहते हैं? तो मूललता को मोल किलोग्राम माइनस 1 से व्यक्त कहते हैं। मोल किलोग्राम माइनस 1 से। आपको ध्यान रखना है, मोलरता को हम व्यक्त कहते हैं मोल प्रति लीटर माइनस 1, और इसको मोल प्रति किलोग्राम माइनस 1 से। तो ये तो चौथे की हमारी जोड़ी हो गई। पांचवा हमारा है, पांचवी है दाब। दाब को हम किससे नापते हैं? तो दाब को पास्कल से नापते हैं। तो दाब की कौन सी हो गई? पास्कल हो गई दाब की। आइए अगला है दीप्त तीव्रता। दीप्त तीव्रता क्या है? छठवीं की जो है, छठवीं की हमारी छठवीं ही होगी। दीप्त तीव्रता को हम कैंडेला कहते हैं, तो छठवीं ही हो गई। अगला सातवां जो है घनत्व। घनत्व को हम कैसे नापते हैं? घनत्व को कहते हैं GmL-1। तो ये घनत्व की है, ये सातवीं हो गई हमारी। अब आठवां है हमारा द्रव्यमान। तो द्रव्यमान की हम क्या मिलाएंगे? द्रव्यमान आप जानते हैं कि द्रव्यमान की क्या होगी? तो द्रव्यमान की जो है हमारी होगी किलोग्राम। द्रव्यमान को काय में नापते हैं? किलोग्राम में नापते हैं। और अगला हमारी है कि विलायक में 1000 ग्राम में विलेय के मूलों की संख्या को हम मूललता कहते हैं। किसके? विलायक की। यदि विलेय के 1 लीटर में होता तो होता मूललता, लेकिन विलायक के है तो मूललता होगा। तो हमारी जो जोड़ियां हैं ये सभी जोड़ियां खत्म हो गई हैं। आइए इसके बाद अब हम देखते हैं एक शब्द में उत्तर। तो हम स्टार्ट करेंगे अब एक शब्द में उत्तर। एक शब्द में उत्तर हमारे हैं कि 10 मोल जल कितने अणु के बराबर होता है? तो 10 मोल जल है वो कितने ग्राम के बराबर होता है? तो वो जो होगा हमारा 180 ग्राम के बराबर होता
है। तो कितने ग्राम के बराबर होता है? 180 ग्राम के बराबर होता है। 10 मोल जल है जो। आइए अगला देखते हैं। अगला हमारा है कि परमाणु द्रव्यमान की मानक इकाई लिखिए। तो परमाणु द्रव्यमान की जो मानक इकाई है वो क्या मानी जाती है, आपको बताना है। तो परमाणु द्रव्यमान की जो मानक इकाई है वो एएमयू है। क्या है? एएमयू। एएमयू को हम हिंदी में क्या कहते हैं? परमाणु द्रव्यमान की मानक इकाई एएमयू मानी जाती है। तो क्या है? एएमयू परमाणु द्रव्यमान की मानक इकाई है। एटॉमिक मास यूनिट, ए से एटॉमिक, एम से मास, यू से यूनिट हो, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा आपका। तो परमाणु द्रव्यमान की मानक इकाई क्या है? परमाणु द्रव्यमान की मानक इकाई एएमयू है। अगला घनत्व का ऐसा ही मात्रक क्या होगा? तो जो घनत्व का है ऐसा ही मात्रक होगा केजी, केजी प्रति एम क्यू। केजी प्रति एम क्यू जो है वो घनत्व का ऐसा ही मात्रक होगा। आइए अगला देखते हैं। बेंजीन का मूलानुपाती सूत्र क्या है? तो बेंजीन का आप जानते हैं C6H6 जो है वो बेंजीन का मूलानुपाती सूत्र होता है। इसके बाद आइए अगला देखेंगे हम। अगला है 2005 में कितने सार्थक अंक होते हैं? तो 2005 में जो है वो 4 सार्थक अंक होंगे। कितने? 4। 1 2 3 4, चारों गिने जाएंगे। तो ये क्या है? 4। यदि हम आपसे कहें कि 0.00201 में कितने सार्थक अंक है, तो ये केवल लास्ट के 3 हैं, क्योंकि आगे वालों का कोई भी मतलब नहीं है। इसलिए हम सार्थक अंक उनको कहते हैं जिनका मतलब होता है। इसलिए इसमें पूरे अंक में यहाँ पे जीरो का भी मतलब है, क्योंकि जीरो हमारे बीच में लगे है ना। तो यह क्या है? इसमें कितने हैं सार्थक अंक? 4 सार्थक अंक होंगे। आइए अगला है हमारा। अगला अपना होगा कि 0.005 में सार्थक अंकों की संख्या क्या है? तो इसमें भी हमारे 4 सार्थक अंक होंगे। लेकिन नीचे वाला कहा गया है 0.0250, तो हमारे लास्ट के 3 अंक हैं ये सार्थक कहलाएंगे, और बाकी जो है वो सार्थक नहीं कहलाएंगे। तो इसमें सार्थक अंक कितने हैं? 3। तो लास्ट वाले में जो सार्थक अंकों की संख्या है वो 3 है। तो हमारे इस अध्याय की जो पहला पार्ट है उसके सभी वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन हमने हल कर लिए हैं। आइए इसी वीडियो में हम पार्ट 2 के भी जो वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन है वो हल करेंगे। तो आप लोग बिल्कुल जुड़े रहें हमसे। हम आपके वस्तुनिष्ठों के लिए बहुत ही अच्छी जो सीरीज लेके आए हैं, उसमें सभी केमिस्ट्री के जितने भी एक पार्ट में महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ हैं वो हम आपकी प्रैक्टिस कराएंगे। तो आप प्रैक्टिस करते रहें और अपनी वार्षिक परीक्षा की तैयारी अच्छी बनाए रखें। तो आइए अब आप देखते हैं हम पार्ट 2। पार्ट 2 का नाम क्या है? परमाणु की संरचना। तो परमाणु की संरचना के जो महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन हैं वो हम देखेंगे। आइए पहला है हमारा Cr3 धनायन आयन में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। तो इसमें कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे? तो इसमें जो हैं वो 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हैं, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर सी हो जाएगा। इसमें 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे, तो इसका आंसर सी होगा। आइए 3p कक्षक में कितने योज्य नोड होंगे? तो 3p जो 3p कक्षक में कितने योज्य नोड होंगे? तो इसका आंसर आपका डी होगा। एक। कितना योज्य नोड होगा? केवल एक योज्य नोड होगा। आइए अगला है हमारा 4d कक्षक में कितने कोणीय नोड होंगे? तो इसमें कितने कोणीय नोड होंगे? तो इनकी संख्या 2 होगी, इसके लिए इसका आंसर क्या होगा? सी इसका आंसर हो जाएगा। आइए अगला है सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाले आयनों का युग्म कैसा होता है? तो जो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है उनका युग्म जो होगा वो होगा बी Fe3 धनायन Mn2 धनायन। ये दोनों जो है वो सार्थक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आयनों का युग्म का जो क्रम वो इस प्रकार से होगा Fe3 धनायन और Mn2 धनायन। आइए आगे हम देखेंगे। अगला हमारा है के मतलब पोटेशियम। इसका परमाणु क्रमांक कितना है? 19 में बाह्यतम इलेक्ट्रॉनों की 4 क्वांटम संख्याएं होंगी। तो इसमें आपको बताना है कि इनकी जो है वो 4 क्वांटम संख्याएं वो कौन कौन सी होंगी। तो इनमें आप बताएंगे कि कौन कौन सी क्वांटम संख्या इसमें होंगी 4। तो इसकी जो क्वांटम संख्या है वो होगी n बराबर कितना है? 4। तो L0 होगा, M0 होगा, S होगा +1/2। तो इसका जो आंसर होगा वो n मतलब जो परमाणु क्रमांक है, जो n मतलब n में कितने जो कितनी जो कक्षाएं हैं उनमें जाएंगे, 4 कक्षाओं में जाएंगे। और L0 होगा, M0 होगा, S होगा +1/2।
आइए अगला हम देखेंगे, अगला हमारा है 4d इलेक्ट्रॉन के लिए निम्न में से कौन सा सही क्वांटम संख्याओं का सेट है। तो किसके लिए पूछा गया है, 4d इलेक्ट्रॉनों के लिए। तो 4d इलेक्ट्रॉनों के लिए जो है वो होगा हमारा 4,2,1, -1/2 क्वांटम का जो सेट है वो क्वांटमों का सेट इस प्रकार से होगा। आइए अगला देखेंगे हम, निम्नलिखित में से कौन सी द्रव तरंगों की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है जबकि वे समान गति से गतिमान कर रही हों। तो समान गति से गतिमान कर रही हों तो जो उनकी तरंग दैर्घ्य है सबसे कम किसकी होगी। तो सबसे कम जो तरंग दैर्घ्य है वो होगी अल्फा कणों की। He+2 धनायन जो हैं उनकी सबसे कम तरंग दैर्घ्य होगी इनमें से। आइए अगला देखेंगे हम कि अगला है हमारा चुंबकीय क्वांटम संख्या निम्न में से किससे संबंधित है। तो जो चुंबकीय क्वांटम संख्या है वो हमारी अभिविन्यास होती है। कैसी होती है, अभिविन्यास से संबंधित है। किससे, अभिविन्यास से संबंधित है। आइए अगला हम देखेंगे, अगला हमारा है Ni+2 धनायन आयन में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या Ni के लिए Z बराबर 28 है तो इसकी क्या होगी, तो इसमें जो संख्या होगी वो 2 होगी। तो बी का आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। आइए अगला है, द्विअंशी क्वांटम संख्या वाले उपकोष में कुल कक्षकों की संख्या होगी। तो द्विअंशी क्वांटम संख्या वाले उपकोष में कुल कक्षकों की संख्या कितनी होगी। तो इसमें कुल जो कक्षकों की संख्या होगी वो 2l+1 होगी। कितनी होगी, 2l+1 होगी। कितनी होगी, 2l+1 होगी। आइए अगला है, अगला हम देखेंगे, अगला हमारा है किन्हीं भी दो इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्या बराबर नहीं हो सकती, यह कौन सा नियम है। तो यह नियम कौन सा है कि चारों क्वांटम संख्या बराबर नहीं हो सकती। तो पाउली का अपवर्जन सिद्धांत क्या है, पाउली का जो है वो अपवर्जन सिद्धांत है जी। किसका, पाउली का अपवर्जन सिद्धांत है। आइए आगे हम देखते हैं, उच्चतम तरंग दैर्घ्य वाला विकिरण है। तो उच्चतम तरंग दैर्घ्य वाला विकिरण कौन सा है। तो आप जानते हैं कि उच्चतम तरंग दैर्घ्य वाला जो विकिरण है वो रेडियो तरंग है। कौन सी है, रेडियो तरंग जो होती है वो उच्चतम तरंग दैर्घ्य वाला विकिरण होता है। आइए आगे देखेंगे, अगला हमारा है, कैसे तत्व का परमाणु क्रमांक 27 है। किसी तत्व का परमाणु क्रमांक 27 है और यदि उसमें न्यूट्रॉनों की संख्या 14 हो तो उसमें परमाणुओं में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी। तो आपको बताना है जितने परमाणु क्रमांक होता है उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए इसका आंसर 27 हो जाएगा। आइए अगला है, रदरफोर्ड के प्रयोग में किस धातु का अल्फा कण की बौछार की गई। तो जो रदरफोर्ड ने अपना प्रयोग किया था उसमें एयू के कणों की, अल्फा कणों की बौछार की गई थी। तो इसका आंसर एयू हो जाएगा। आइए अगला है, डी ब्रोगली समीकरण का सूत्र क्या है। तो ये तो आप स्वयं बताएंगे कि डी ब्रोगली समीकरण का सूत्र क्या होता है। तो इसमें जो डी ब्रोगली समीकरण का सूत्र होगा वो होगा अपना लैम्डा बराबर H/mc, लैम्डा बराबर H/mc। आइए अगला है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन सामूहिक रूप से कहलाते हैं। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन सामूहिक रूप से क्या कहलाएंगे। तो जो सामूहिक रूप से जे हैं ये न्यूक्लियॉल कहलाएंगे। क्या, न्यूक्लियॉल कहलाते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन सामूहिक रूप से। आइए अगला हमारा है कि परमाणु कक्षकों में बहने का क्रम बढ़ते हुए ऊर्जा के अनुसार होता है, यह नियम कहलाता है। तो परमाणुओं का क्रम जो है बढ़ते हुए ऊर्जा के क्रम में होता है, यह नियम क्या कहलाता है। तो यह नियम अफबाऊ का नियम कहलाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर सी हो जाएगा। सॉरी, इसका आंसर हो जाएगा अफबाऊ का नियम, इसका आंसर बी हो जाएगा। किसका नियम है, अफबाऊ का नियम, इसका आंसर बी हो जाएगा। आइए आगे देखते हैं कि परमाणु के कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों का क्रम को नियम है, किसने दिया था, इसी अफबाऊ ने दिया था। तो ये नियम सेम टू सेम है, अफबाऊ का नियम ही कहलाता है। अगला, क्रिप्टॉन के सबसे बाहरी चक्र में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी रहती है। तो क्रिप्टॉन के जो बाहरी कक्ष में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वो कितनी रहती है, वो 8 रहती है। आइए आगे देखते हैं, किसी किसी इलेक्ट्रॉन की कक्षा नाभिक से दूरी व उस इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा का
किस आधार पर प्रेक्षण होता है? तो किस आधार पर होगा? तो इसका जो आधार का होगा, जो मुख्य क्वांटम संख्या से परीक्षण होता है। किससे? मुख्य क्वांटम संख्या से परीक्षण होता है। आइए अगला है, तीसरी कक्षा से संबंधित कुल कक्षकों की संख्या है। तो तीसरी कक्षा से संबंधित कुल कक्षकों की जो संख्या है वो 9 है। कितनी है? 9 मानी गई है। तो इस अध्याय के सभी रिक्त जो बहुविकल्पीय क्वेश्चन है हमने हल कर लिए हैं। अब हम आइए हम रिक्त स्थानों को देखेंगे। तो किसको हल करेंगे? रिक्त स्थानों को हल करेंगे। तो आइए पहला है हमारा, यहाँ पे पहला जो है, पहला है खाली स्थान अधिकतम प्रकाश विद्युत प्रभाव वाला होता है। तो जो पोटेशियम है की है वो अधिकतम विद्युत प्रभाव वाला होता है। तो इसका आंसर के हो जाएगा। दूसरा है अपना, दूसरा है Na धातु और Na धनायन में कम इलेक्ट्रॉन खाली स्थान में होते हैं। तो किसमें होंगे? Na में होंगे। किसमें होंगे? Na धनायन में होंगे, क्योंकि यहाँ पे धनायन लग गया है तो कुछ इलेक्ट्रॉन निकल गए हैं। तो किसमें होंगे? Na धनायन में होंगे। किसमें? Na धनायन में कम इलेक्ट्रॉन होंगे। अगला, सोडियम आयन N धनायन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या खाली स्थान होगी। तो कितनी होगी? 10 होगी, क्योंकि 11 सोडियम में होती है लेकिन एक उसने त्याग दिया है। तो कितने बचे? 10। तो कितनी होगी संख्या? 10 संख्या होगी। सोडियम में कितनी होगी? Na धनायन में कितनी संख्या होगी? 10 बचेगी। अगला, बोर मॉडल की विफलता का कारण क्या है? तो बोर मॉडल की जो विफलता का कारण है वो अनिश्चितता का सिद्धांत है। किसका सिद्धांत है? अनिश्चितता का सिद्धांत है। तो कौन सा? अनिश्चितता का सिद्धांत। किसका सिद्धांत है? अनिश्चितता का सिद्धांत है। तो इसमें आंसर अपना अनिश्चितता का सिद्धांत हो जाएगा। अगला है, ऑक्सीजन में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या खाली स्थान होती है। तो ऑक्सीजन में जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वो 2 होती है। कितनी होती है? 2 होती है। आइए अगला है, चुंबकीय क्षेत्र में स्पेक्ट्रम रेखाओं के विपाटन को खाली स्थान कहते हैं। तो जो चुंबकीय क्षेत्र है इसमें स्पेक्ट्रम रेखाओं के विपाटन को हम जीवन प्रभाव कहते हैं। क्या प्रभाव कहते हैं? जीवन जीवन प्रभाव। कौन सा प्रभाव? जीवन प्रभाव कहते हैं। कौन सा प्रभाव कहेंगे? जीवन प्रभाव कहेंगे। आइए अगला हमारा है, अगला होगा, ऐसा तत्व जिसमें कोई न्यूट्रॉन नहीं होता वो क्या कहलाता है? तो जिसमें न्यूट्रॉन नहीं होता वो हाइड्रोजन है। कौन है? हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन में कोई न्यूट्रॉन नहीं होता है। आइए अगला देखते हैं। अगला है हमारा, एक कक्षक अधिकतम खाली स्थान इलेक्ट्रॉन रख सकता है। तो एक पहला जो कक्षक है वो अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन रख सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा अपना 2। अगला, परमाणु का नाभिकीय मॉडल खाली स्थान ने प्रस्तुत किया। तो नाभिकीय मॉडल जो है वो रदरफोर्ड ने दिया था। तो किसने? रदरफोर्ड जो है उसने परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया था। आइए अगला हमारा जो है, आइए हम अगला देखेंगे कि पी कक्षक के लिए मुख्य क्वांटम संख्या का मान n बराबर 3। तो l का मान खाली स्थान होगा। तो l का मान होगा हमारा -1। l का मान क्या होगा? -1 होगा। आइए आगे देखते हैं, द्विअंशी क्वांटम संख्या का मान 1 होने पर कक्षक का आकार खाली स्थान होता है। तो अगर द्विअंशी क्वांटम संख्या का मान 1 होता है तो कक्षक का आकार डम्बलाकार। कौन सा? डम्बलाकार डम्बलाकार होता है। आइए अगला हम देखेंगे कि चुंबकीय क्वांटम संख्या में इलेक्ट्रॉन के खाली स्थान की जानकारी मिलती है। तो इलेक्ट्रॉन के किसके अभी हम पढ़ चुके हैं? इलेक्ट्रॉन के अभिविन्यास की। किसकी? अभिविन्यास की। किसकी? अभिविन्यास की जो है वो जानकारी मिलती है। आइए हम सत्य सत्य देखेंगे। इस पाठ के संबंध वाले सभी हम सत्य सत्य हल करेंगे। तो आप बने रहे हमारे साथ। एक ही वीडियो में हमने आपके 2 पाठ के वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन हल करवा दिए हैं। तो आप वीडियो को लाइक करें
और शेयर करते रहें। तो पहला है हमारा इलेक्ट्रॉन में द्वैत प्रकृति पाई जाती है, तो बिल्कुल सत्य है, इलेक्ट्रॉनों में द्वैत प्रकृति पाई जाती है, तो पहला बिल्कुल आंसर हमारा सत्य है। आइए दूसरा है, दृश्य स्पेक्ट्रम की तरंग दैर्घ्य 4000 एंगस्ट्रॉम से 7500 एंगस्ट्रॉम होती है, तो बिल्कुल सत्य है कि दृश्य स्पेक्ट्रम की जो तरंग दैर्घ्य है वो 4000 एंगस्ट्रॉम से 7500 एंगस्ट्रॉम होती है। अगला है हमारा, किसी परमाणु के कोई दो इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्या का मान समान नहीं होता है, तो बताना है चारों जो क्वांटम संख्याओं का मान समान होता है या नहीं होता है, तो बिल्कुल सही है, समान नहीं होता है, तो ये सत्य है। आइए अगला है, प्रोटॉन ऋणावेशित कण होते हैं, तो क्या प्रोटॉन ऋणावेशित कण होते हैं? नहीं, इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित होते हैं, तो ये आपका गलत हो जाएगा। अगला है हमारा, इलेक्ट्रॉन हमेशा कम ऊर्जा वाले कक्षकों में भरते हैं, तो जी बताना है क्या सत्य है, तो हाँ जी बिल्कुल सत्य है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो हमेशा कम ऊर्जा वालों से भरना स्टार्ट होते हैं। अगला, एमजी में कुल प्रोटॉनों की संख्या 24 और न्यूट्रॉनों की संख्या 12 है, तो आपको बताना है, तो जी गलत है, क्योंकि इसमें जो प्रोटॉनों ने न्यूट्रॉनों की संख्या 24 और प्रोटॉनों की सब्जी आपका गलत हो जाएगा, तो इसका आंसर आपका जे गलत होगा, ऊपर वाला आपका सही है। आइए अगला है, निम्न कोषों के सभी कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों का युग्मन तब नहीं होता जब तक कि उस उपकोष उपकोष के सभी कक्षकों में एक एक इलेक्ट्रॉन प्रवेश ना करे, तो जी बिल्कुल सत्य बात है कि निम्न उपकोषों के सभी कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों का युग्मन तब तक नहीं होता जब तक कि उस उपकोष के सभी कक्षकों में एक एक इलेक्ट्रॉन प्रवेश ना करे, तब तक नहीं होता है। तो हमारे सत्य सत्य सभी सत्य सत्य हल हो गए हैं। आइए हम देखते हैं सही जोड़ियां हल करते हैं। तो पहली जो है पाउली, तो पाउली ने कौन सा नियम दिया था, तो पाउली के अपवर्जन का नियम था, तो पाउली ने कौन सा नियम दिया, पाउली ने अपवर्जन का नियम दिया, इसलिए पहला हो गया पाउली के अपवर्जन का नियम। अगला है रदरफोर्ड, तो रदरफोर्ड ने क्या किया था, तो रदरफोर्ड जो है इन्होंने परमाणु का नाभिकीय मॉडल प्रस्तुत किया था, तो पर इसका 5वां हो जाएगा। अगला है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, तो इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान है वो हो जाएगा, कितना होता है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 9.108 गुना 10 पे घात माइनस 31, तो जी आपका तीसरा हो जाएगा। चौथा हमारा है प्रोटॉन, तो प्रोटॉन कौन सा होगा, प्रोटॉन का आपका होगा, प्रोटॉन का जो मान है 1.67 गुना 10 पे घात माइनस 24, तो जी माइनस 31 है, इसमें माइनस 24 है, तो इसका आंसर जी चौथी का हो जाएगा। पांचवा है चैडविक, तो जेम्स चैडविक ने क्या किया था, तो पांचवा आपको बताना है, जेम्स चैडविक ने जो है वो न्यूट्रॉन की खोज की थी, तो जेम्स चैडविक का हो जाएगा न्यूट्रॉन। और नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन के परमाणु क्रमांक क्या है, नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 है, तो इसका हो जाएगा 6, नाइट्रोजन का हो जाएगा अपना 6। और बचा हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन ने रेखीय स्पेक्ट्रम देखा था हाइड्रोजन में, तो हाइड्रोजन का रेखीय स्पेक्ट्रम हो जाएगा, तो इसका हो गया 7। तो हमारी जो जोड़ियां हैं सही जोड़ियां जो हैं वो सभी हो गई हैं। आइए आगे फिर से सही जोड़ियां हैं, आगे वाली हम सही जोड़ियां हल करते हैं। तो इसमें है प्रोटॉन की खोज किसने की थी, तो आप बताएं जल्दी, प्रोटॉन की खोज किसने की थी, तो प्रोटॉन की जो खोज है वो गोल्डस्टीन ने की थी, तो इसका पहला हो जाएगा। दूसरा है इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, तो इलेक्ट्रॉन की खोज है वो जे थॉमसन ने की थी, तो इसका दूसरा हो जाएगा। अगला ईपीटीएम का निर्धारण कौन करता है, तो तीसरे का जो है हमारा वो है मुलिकैन, तो मुलिकैन जो है ईपीटीएम का निर्धारण करता है। अगला क्वांटम सिद्धांत क्या है, तो आपको बताना है क्वांटम सिद्धांत जो चौथा है, चौथा के है मैक्सवेल ने क्वांटम सिद्धांत दिया था, तो ये तीसरी हो गई और ये आपकी चौथी हो गई। अगला पांचवा हमारा जो है, पांचवा है अनिश्चितता का सिद्धांत क्या है, तो पांचवा की बताना है जो अनिश्चितता का जो सिद्धांत है वो हाइजेनबर्ग का जो अनिश्चितता का सिद्धांत है, तो ये पांचवा हो जाएगा। अब छठवीं बतीजे के 80 प्रति जो 35 बी आर है, तो इसमें कितने न्यूट्रॉन है, तो इसमें 45 न्यूट्रॉनों की संख्या है, कितनी है, 45 न्यूट्रॉनों की संख्या है। 80 में से हम 35 घटा देंगे तो कितने बचेंगे, 45 है, तो हमारी न्यूट्रॉनों की संख्या निकल आएगी। तो हमारी सही जोड़ियां इस अध्याय की हो गई हैं। अब बचे हैं हमारे केवल एक शब्द में उत्तर, तो आप ये खत्म कीजिए और आपके एक पाठ जो है, और दो पाठ है आपके,
1 और 2 पार्ट खत्म हो जाएंगे वस्तुनिष्ठों से। तो आप लोग वस्तुनिष्ठ टेबल को ध्यान से देखते रहें और जो आपके वार्षिक पेपर के लिए आपकी तैयारी अच्छी करते रहें। तो पहला हमारा जो वस्तुनिष्ठ है वो है संक्रमण तत्व का सामान्य इलेक्ट्रॉन विन्यास। लिखिए तो संक्रमण तत्व का जो सामान्य इलेक्ट्रॉन विन्यास है, तो इसका जो इलेक्ट्रॉन विन्यास है वो क्या होगा, वो होगा n पे घात 1 -1 और d पर घात 1 से लेके d है जी, d पे घात 1 से लेके 10 तक कोई भी हो सकती है, या हम कहें ns पे 1 to 1 से 2 तक। तो ये इसका जो सामान्य इलेक्ट्रॉन विन्यास होता है संक्रमण तत्वों का। तो संक्रमण तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉन विन्यास आप देख सकते हैं। आइए अगला है समस्थानिक का एक उदाहरण बताइए। तो आपको समस्थानिक का उदाहरण बताना है। तो हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, आप जानते हैं। तो हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं? 3 समस्थानिक होते हैं। तो उदाहरण लिख सकते हैं आप, हाइड्रोजन हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक, 3 समस्थानिक कौन कौन से? पहला है प्रोटियम, प्रोटियम इसको किस प्रकार से लिखते हैं? इसको लिखते हैं 1H पर 1। और दूसरा आपका हो जाए ड्यूटीरियम। क्या होता दूसरा? दूसरा होता ड्यूटीरियम, ड्यूटीरियम, ड्यूटीरियम इसको हम कैसे लिखते हैं? इस प्रकार से लिखते हैं इसको। तो दूसरा ड्यूटीरियम हो गया और तीसरा अपना हो जाएगा ट्राइटियम। तो ट्राइटियम जो है, टीएम, ट्राइटियम जो है, जिटा है, ट्राइटियम जो है वो तीसरा हो जाएगा इसका H3। तो ये तीनों जो है समस्थानिकों के नाम हो गए हैं, किसके? हाइड्रोजन के तीनों समस्थानिकों के नाम। तो आइए अब हम अगला देखते हैं। हमारा अगला है हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता के सिद्धांत का क्या सूत्र है, या हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता के सिद्धांत का गणितीय सूत्र लिखिए। तो इनका जो गणितीय सूत्र है वो है डेल एक्स इंटू डेल पी बड़ा है या बराबर है किसके? एच बटा 4 पाई के, एच बटा 4 पाई के। तो जो है ये है हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता के सिद्धांत का सूत्र बताया गया है। आइए अगला हम देखेंगे। अगला हमारा है कैथोड किरणों में उपस्थित कणों के लिए ईपीटीएम का मान होता है। तो कैथोड किरणों के लिए ईपीटीएम का मान कितना होगा? इसका मान होता 1.758 गुणा 10 पे घाते 11 CPT kg। ठीक है, तो आप मान लिख लें, नोट कर लें, 1.758 गुणा 10 पे घाते 11 CPT kg। आइए अगला देखते हैं। फोइडी कक्षक से पूर्व इलेक्ट्रॉन 4s कक्षक में प्रवेश करने का कारण क्या है? तो फोइडी कक्षक से इलेक्ट्रॉन 4s में पहले प्रवेश करते हैं, उसका कारण क्या है? क्योंकि 4s जो है वो कम ऊर्जा वाला होने के कारण पहले होता है। तो किसमें भरते हैं? पहले कम ऊर्जा वाले स्तर में भरते हैं ना। तो 4s कैसा होगा? कम ऊर्जा वाला होगा, कम ऊर्जा वाला होने के कारण, कम ऊर्जा वाला होने के कारण क्या कह सकते हैं? 4s कम ऊर्जा वाला होने के कारण उसमें सबसे पहले भरते हैं। आइए अगला देखते हैं हम कि प्रोटॉन की खोज किसका तथा प्रोटॉन के लिए ईएम का मान क्या है? तो प्रोटॉन की खोज बताना है किसने की थी? तो प्रोटॉन की खोज है गोल्डस्टीन ने की थी। किसने? गोल्डस्टीन, गोल्डस्टीन ने की थी। और इसका ईएम मान क्या है? ईएम मान जो है वो है 9.58 गुणा 10 पे घाते 4 कूलाम प्रति ग्राम, कूलाम प्रति ग्राम। आइए अगला है किस कक्षक में दिशात्मक प्रभाव नहीं होता है? तो किस कक्षक में दिशात्मक प्रभाव नहीं होगा? तो इसका आंसर जो है वो एस कक्षक में। किसमें? एस कक्षक में दिशात्मक प्रभाव नहीं होता है। आइए अगला देखते हैं। अगला है अनिश्चितता सिद्धांत में क्या अनिश्चित होता है? तो अनिश्चितता सिद्धांत में जो है वो अति सूक्ष्म कणों की स्थिति व संवेग, क्या? अति सूक्ष्म, अति सूक्ष्म
कणों की स्थिति व संवेग होता है। तो इस अध्याय के हमारे पाठ 1 और 2 के सभी वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन हल हो गए हैं। तो आप लोग इसी प्रकार से हमारे वीडियो से बने रहें और अपने वस्तुनिष्ठों की तैयारी पूरी करते रहें। तो अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। आज के लिए इतना ही। आगे अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।